Hello everyone, welcome to my UPSC. यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के 67 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, आपके ईमेल पे सेंड कर दिए हैं। अगर आपको नहीं मिले हैं तो आप अपना ईमेल चेक कीजिए, इनबॉक्स में नहीं है ऑल मेल सेक्शन में चेक कीजिए, स्पैम फोल्डर में चेक कीजिए, जरूर कहीं ना कहीं किसी फोल्डर में आपको मिल जाएंगे। अभी तो यूपीएचसीएससी ही चल रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको कुछ और नाम देखने को मिले। जैसे नया एजुकेशन आयोग बन गया है तो यहाँ इसका नाम जरूर चेंज हो जाएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अब जैसा कि आयोग है बन गया है और जो अगस्त में अभी रिसेंटली जो इसका सेशन होगा विधानसभा का, शायद 7 या 8 अगस्त को ये बिल पास कर दिया जाएगा जो नया एजुकेशन आयोग बना है, और अभी प्रोसेस में आ जाएगा आपका एग्जाम है जो। देखिए गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो इसको जल्दी करवा सकती है एग्जाम को। इसके बाद तो इनको सिर्फ जो फॉर्मेलिटी है अपॉइंटमेंट वो ही करने हैं। गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता होगा किसका क्या अपॉइंटमेंट करना है जब ये पास कर रहे हैं इसको लोग इससे विधानसभा से। पिछली बार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो जीडीसी की वैकेंसी थी, शायद ये यूपीपीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर की थी, वो वैकेंसी 1.5 महीने में उसका एग्जाम करवा दिया था यूपीपीएससी ने। यूपीपीसीएस से इसका 1.5 महीने में एग्जाम करवा दिया था। तो अब देखते हैं इसको कितना फास्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। कोई भी क्वेरी है पूछ लीजिएगा, बाकी तैयारी रेगुलर करते रहिए, हम भी तैयारी रेगुलर करवा रहे हैं आपको। विच टेक्नोलॉजी, देखिए आज जो ये टेस्ट है इसमें जो टॉपिक कवर किए हैं, क्योंकि जो स्टैटिक पोर्शन है वो हम काफी कवर कर चुके हैं, और जैसे एग्जाम का डेट वगैरह या आगे जो प्रोसेसिंग चलती रहेगी उसमें पूरे सिलेबस बेस्ड टेस्ट तो करवाते ही रहते हैं। लेकिन ये जो है पर्सन इन द न्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल एंड इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है, स्पोर्ट्स, ये टॉपिक इसमें मेनली कवर किए हैं। ये टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं, तो आप इसको जरूर सीरियसली इसको ध्यान में रखिएगा टेस्ट को। विच कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च्ड थ्रेड्स ऐप। अभी रिसेंटली ये काफी चर्चा में रही है थ्रेड ऐप। ये किसने लॉन्च किया? देखिए ये लॉन्च किया है मेटा ने। और मेटा क्या है? ये मेटा है जो पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी है किसकी? फेसबुक की। मार्क जगरबर्ग की जो कंपनी है फेसबुक है, उसकी पेरेंट कंपनी है मेटा। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसके अलावा व्हाट्सएप है, इनकी पेरेंट कंपनी है मेटा। इसने ये लॉन्च किया है किसके लिए? ट्विटर का राइवल है ये, उस इंटेंशन से इसने ये लॉन्च किया है थ्रेड्स ऐप। और इसने अब ये भी अनाउंस किया था कि ये यूरोपियन यूनियन में अभी रिसेंटली इसको रिलीज नहीं किए करेंगे, क्योंकि देखिए यूरोप में क्या होता है, जो डेटा प्रोटेक्शन है उसको लेके बहुत ज्यादा कड़े कानून बने हुए हैं, इसलिए इसने अभी वहां पे यूरोप में लॉन्च इसको रिलीज नहीं किया है जो थ्रेड ऐप है उसको। ये जरूर ध्यान रखिएगा। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023? एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है। अभी ये रिपोर्ट रिसेंटली जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है ये अंकटाड ने रिलीज की है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसने ये 2023 की रिपोर्ट रिलीज की है। और इसमें इस रिपोर्ट में एक जो खासियत है इस रिपोर्ट की चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि इसमें कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर जो 2022 का था उसका कंपैरिजन में है जो। सो ए इसका करेक्ट आंसर है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक जरूर कीजिएगा। Zanzibar, where the first IIT global campus is to be set up, is located in which country? ये जांजीबार, हाल ही में जांजीबार चर्चा में है, ये कहाँ पे है ये पूछा जा सकता है। सो जांजीबार है ये तंजानिया में।
कहाँ पे है? तंजानिया में। यहाँ पे पहला आईआईटी का ग्लोबल कैंपस खुलने जा रहा है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास इस कैंपस को खोलने में इसकी खोल रहा है यहाँ पे, और इसमें अक्टूबर नवंबर से एडमिशन भी शुरू हो जाएंगे। और अब तंजानिया में भी बीटेक वगैरह कर सकते हैं लोग, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और दुनिया में बेहतरीन जो इंस्टीट्यूट है बीटेक वगैरह के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, उनके लिए जाना जाता है। अभी ये अफ्रीका का देश है तंजानिया, इसमें इसका जांजीबार है, इसमें आईआईटी मद्रास एक अपना कैंपस खोल रहा है, और इसको लेके जो एग्रीमेंट वगैरह सब कंप्लीट हो चुके हैं। अभी अक्टूबर नवंबर से एडमिशन भी शुरू हो जाएंगे। तो पहला ग्लोबल आईआईटी कैंपस जांजीबार तंजानिया में। पूरी दुनिया में चर्चा होती है, देखिए एजुकेशन का जब भी चर्चा होती है तो इंडिया का मुकाबला कहीं भी नहीं है, और स्पेशली जो आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, इनका मुकाबला नहीं है। Which city is the host of the meeting of space economy leaders under India G20 presidency? G20 से रिलेटेड आपको काफी सारे वीडियो चैनल पे देखने को मिल जाते हैं, रेगुलर अपलोड होते रहते हैं G20 से रिलेटेड। ये बात अलग है कि आप उनको इंटरेस्ट नहीं दिखाते, देखते नहीं है, वो आपकी मर्जी है। वो इसलिए किए जाते हैं ताकि आपको एक साथ याद करने में प्रॉब्लम होगी। तो जो मीटिंग, जो कॉन्फ्रेंस जब हो रही है उसी टाइम आपको वो ध्यान में रहे, उसको आप रिवाइज कर ले टाइम से, और अगली मीटिंग जब होती है उससे पहले आप देखें कि पिछली मीटिंग कौन सी और कहाँ हुई थी। अभी ये मीटिंग ऑफ स्पेस इकोनॉमी लीडर्स की G20 की, अभी हम अध्यक्ष है, इंडिया अध्यक्ष है इसका अभी प्रेजेंट में, तो ये हो रहा है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंक्लूडिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, स्टेट पीएससी एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको G20 का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। अभी ये जो इकोनॉमिक मीटिंग हुई है स्पेस इकोनॉमी, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम रखी गई थी वन अर्थ, वन स्पेस, वन फ्यूचर। ये इसकी थीम रखी गई है। न्यू स्पेस ERA बोला जाता है एक, और ये ERA क्या है? इकोनॉमी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अलायंस। ये इसका बेंगलुरु में हुई है। मार्केरियम 421 एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। तो ये है मार्केरियम 421, रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए ये एक ब्लैक होल है, ये अभी चर्चा में है, क्योंकि जो नासा का एक मिशन है IXPE मिशन, ये किसका है? आपको ध्यान रखना है, IXPE मिशन ये नासा का है, जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है उसका ये मिशन है, और उसी ने ये अनवेल किया है अभी रिसेंटली ये ट्विस्ट, जो मिस्टीरियस सुपर मैसिव ब्लैक होल है ये मार्केरियन 421, इसको लेके, और इसने ये अनवील किया है, इसके बारे में ये पता चला है कि एक तो गामा रेज, जो गामा किरणें हैं, उसका एक स्ट्रॉन्ग सोर्स है। तो गामा किरणों का स्ट्रॉन्ग सोर्स क्या है? मार्केरियन 421 जो ब्लैक होल है। और दूसरा ये इसमें एक और चीज जो पता चली है वो चली है कि ये डायरेक्ट पृथ्वी की तरफ डायरेक्टली फायर करता है जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स है उनको। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Long March 10 rocket, a new crewed launch vehicle recently seen in news, is developed by which country? ये Long March 10 क्या है? अभी इसको, ये एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम है, एक रॉकेट परिवार है लॉन्ग मार्च, और इसी का ये एक्सपेंडेबल है ये 10। देखिए जिनको हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी उनको पता होगा कि लॉन्ग मार्च की घटना क्या है। चीनी कम्युनिस्ट इतिहास में लॉन्ग मार्च की घटना एक काफी, जैसे अभी बेस्टिल डे परेड मनाया फ्रांस में, वो उनके लिए एक राष्ट्रीय दिवस है, वैसे ही चाइना में है लॉन्ग मार्च
काफी मायने रखता है। लॉन्ग मार्च की घटना क्या थी, इसमें जो देखिए चीन में कोई ऐसे नेशनल आर्मी जैसे नहीं है, इनकी जो पार्टी की सरकार बनती है कम्युनिस्ट पार्टी की, उन्हीं की आर्मी होती है। हमारे यहाँ किसी पार्टी की आर्मी नहीं होती है, हमारे यहाँ पूरे देश की होती है, लेकिन वहां पे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की सेना होती है। तो इसमें जो विरोध हुआ, तो एक तो फौजी विरोधी, दूसरा जो राष्ट्रवादी समूह थे, साम्यवादी, इनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। ये बात है 1934-35 की, अराउंड अक्टूबर 1934-35 में ये घटना हुई थी। चीनी कम्युनिस्ट की लॉन्ग मार्च, ये लगभग 6,000 माइल्स का ये लॉन्ग मार्च था, और ये एक साल से भी ज्यादा चला था, अराउंड 370 डेज। तो आप देख सकते हैं कि एक सेना दूसरी सेना से बचने के लिए, सपोज जैसे अभी सी जिनपिंग है, अब कोई आर्मी का इनका कोई जनरल है या कोई इस तरीके का, इन्हीं में ही डिवाइड करके दूसरी आर्मी बना ले। जैसे अभी सूडान में हुआ, सूडान में क्या हुआ, 2 जनरल थे, उनमें डिस्प्यूट हुआ और उन्होंने 2 आर्मी बट गई उसमें, इसलिए वहां पे दंगे हो गए, काफी लूटपाट हुई और वो बट गए। वैसे ही अगर हो जाता है तो फिर एक आर्मी दूसरी आर्मी के पीछे लग जाती है। वैसा ही कुछ चाइना में हुआ था। उसके बाद जो माओ आया, माओ की सरकार आई, उसके बाद ये नशेड़ी गंजेड़ी जो चाइनीज थे, इनको उसने ठीक किया। जो अभी चाइना की कंडीशन है वो इसीलिए ही है कि चाइना की पॉलिसीज वहीं से बनी है। 1950 ये 60 के टाइम में ही चाइना की पॉलिसीज बनना शुरू हुई थी। अदरवाइज चाइना में पहले पॉलिसी वगैरह नहीं थी ज्यादा ऐसी कोई है। जो अभी देखिए वहां करप्शन का मामला होता है तो सीधा फांसी मिलती है। पहले तो 2 बच्चों पे भी था, अब वो ढील दे दी है, उसमें छूट दे दी। लेकिन करप्शन के केस में चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कितना बड़ा ऑफिसर हो, जबकि हमारे यहाँ करप्ट सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स ही करप्शन को लेके होती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, एक दूसरे पे कि ये बदले की राजनीति करे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कोई आरोप साबित होते हैं तो उसको जेल में होना चाहिए। ये लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट है, ये चाइना का है, ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका पूरा जो डिजाइन सिस्टम है ये चीनी जो है उन्होंने ही किया है। विच इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड द 6G विजन फ्रेमवर्क, कौन से इंस्टीट्यूट ने ये 6G विजन फ्रेमवर्क को अप्रूव किया है। इसमें आपको कंफ्यूजिंग ऑप्शन मिल सकते हैं। हो सकता है आपने 6G की न्यूज सुनी हो, तो 6G सुनकर आप इसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ये ऑप्शन में हो तो आप उसको टिक कर दे। लेकिन आपको 2 चीजों में ध्यान रखना है जो मैं अभी क्लियर करूंगा। 6G विजन फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क जो इंस्टीट्यूट है जिसने इसको अप्रूव किया है वो है ITU। And what is this ITU? International Telecommunication Union. So International Telecommunication Union है, इसने ये अप्रूव किया है, और ये यूनाइटेड नेशन की ही एक एजेंसी है। और इसकी ITU की स्थापना कब हुई है? 1865 में, मई 1865 में 1865 में इसकी स्थापना हुई है। इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के रूप में हुई थी। अब ये चर्चा में क्यों है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने 6G विजन को अप्रूव किया है, लेकिन ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये विजन इंडिया का है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये रिलीज किया है, इंडियाज 6G विजन, भारत 6G विजन। तो ये ध्यान रखना आपको, इंडियाज 6G विजन, भारत 6G विजन, ये डॉक्यूमेंट रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिलीज किया था इसको, और इसको ITU से भी अप्रूवल मिल गई है। डोंगरिया कोंध ट्राइब रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू विच स्टेट? डोंगरिया कोंध जो ये ट्राइब है ये कौन से राज्य से संबंधित है? ये काफी चर्चा में है। देखिए ये जो डोंगरिया कोंध है, इसमें इसका मतलब ही क्या होता है? डोंगरिया कोंध है ये ट्राइब, इसका मतलब होता है प्रोटेक्टर्स ऑफ हिल, हिल प्रोटेक्टर्स बोला जाता है इनको। और इनकी जो लैंग्वेज होती है ये भी ध्यान रख लीजिएगा, कोई लैंग्वेज होती है इनकी।
ये भी चर्चा में है। और ये कहाँ की ट्राइब है? नियामगिरी हिल है। अब जिन्होंने ज्योग्राफी के वीडियोज अच्छे से देखे होंगे उनको पता होगा कि ये नियामगिरी हिल्स कहाँ पे है। ओडिशा में है। और ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? ये जो मुंडा एथनिक ग्रुप है उससे बिलोंग करते हैं। आप इसको लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हैं पता नहीं। मैं तो मेरी तरफ से हम तो काफी मेहनत करवा रहे हैं, तो आप भी सपोर्ट कीजिए। काफी टाइम से करवा रहे हैं, आपको अराउंड 1 साल से ऊपर हो गया है। कैरिकोस मित्सोटाकिस, कैरिकोस मित्सोटाकिस हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। अभी रिसेंटली ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनते हैं उनका। ये अपडेटेड रहना है आपको, फ्रीक्वेंटली न्यूज पढ़नी, या फिर हम टेस्ट सीरीज में कवर करवा लेते हैं या फिर यहाँ पे भी करवा देते हैं आपको। अगर यहाँ पूरा टेस्ट नहीं मिलता है वैसे आपको, लेकिन टेस्ट सीरीज में हो जाता है वो कवर पूरा। यह भी जो कैरिकोस मित्सोटाकिस है ये रीइलेक्ट हुए हैं, ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये वापिस से रीइलेक्ट होके। अराउंड 40% वोट मिला है इनको इस बार। और देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये जीआई टैग हैं, किस राज्य से संबंधित हैं? यह भी रिसेंटली कुछ स्टेट्स को नए जीआई टैग मिले हैं। जीआई टैग इंपॉर्टेंट है। ये मैंगो किस स्टेट से रिलेटेड है? जो पूछा जा रहा है कि करेक्टली मैच कौन से हो रहे हैं, तो जो ये मैंगो है ये गोवा का है, बिहार का नहीं है, ये गोवा का है। बेबीनक का ये भी गोवा का ही है, इसको जीआई टैग मिला है अभी रिसेंटली। जालेसर धातु शिप है, ये क्या है? मेटल क्राफ्ट है। मेटल क्राफ्ट है ये, उत्तर प्रदेश का, इसको जीआई टैग मिला है अभी रिसेंटली। इसके अलावा जो उस्ता कला क्राफ्ट है, उस्ता कला क्राफ्ट ये गुजरात का नहीं है, ये राजस्थान का है। और स्पेशली राजस्थान में भी बीकानेर जिले का है ये। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट है उनमें एक इसको मिला है, जो उदयपुर का है कोप्तगारी मेटल क्राफ्ट, उसको भी इन्हीं के साथ में मिला है। सो सेकंड और थर्ड करेक्टली मैच कर रहे हैं इसमें, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक बार डेट वगैरह आ जाती है आपको वापस से अच्छे से रिवाइज करवा देंगे, सिलेबस वगैरह, आप निश्चिंत रहें। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन WCC's ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? देखिए ये क्या है, ये है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर। अभी जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है ये इसी ने जारी किया है, जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर है ये इसने पब्लिश किया है। 35th एडिशन है, 35वां एडिशन जारी किया है इसका। ये लगातार, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लगातार 35 सालों से ये रिपोर्ट जारी कर रहा है इसकी। इसमें इंडिया की रैंक 40 है। जो टॉप 3 है, टॉप 3 में डेनमार्क है, आयरलैंड है और स्विट्जरलैंड है, ये टॉप 3 में है। Which bloc has conducted a joint military drill named Solidarity Exercise? ये Solidarity Exercise जो है ये किसने, किस ग्रुप ने, अभी किस ब्लॉक ने ये कंडक्ट किया है ये ड्रिल? देखिए, चाइना से टेंशन, उसके जितने भी बॉर्डरिंग कंट्री हैं सभी को चाइना से टेंशन चल रही है, और वो चल रहा है उसके बॉर्डर इशू को लेके, क्योंकि चाइना एक्सपेंड करता रहता है। वो एक दिन में नहीं करता है, उसको सालों लगते हैं। वो एक एक इंच पे आगे बढ़ता है,
उसको पता है कि उसके पास टाइम है और फिर वहां रुक जाता है वो, या फिर वो अगर जैसे 1 किलोमीटर आगे हो गया तो वो आधे किलोमीटर वापस चला जाएगा, तो वो आधे किलोमीटर पे कब्जा कर लेता है। ऐसे वो जितने भी उसके बॉर्डर लगते हैं, चाहे रशिया हो या इंडिया हो, सभी के साथ वो यही कर रहा है। चाहे इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, मलेशिया हो, ब्रूनी हो, फिलीपींस हो, सभी के साथ उसका डिस्प्यूट है। हालांकि एक टाइम बाद ये रुकेगा जब सब लोग इस पे चाइना पे है जो इस कोई इकट्ठे होकर ये सब लोग इस पे स्ट्रांगली कंडेम करेंगे, इस पे एक्शन लेंगे, जब होगा। टाइम लगेगा इसमें। ये जो सॉलिडरिटी एक्सरसाइज है ये आसियान नेशंस की है ड्रिल, ये सी इसका करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट। ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट ये अभी काफी ज्यादा चर्चा में है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। द प्रोजेक्ट स्पैम 1400 किलोमीटर्स एंड विल कनेक्ट मोरे इन मणिपुर से और थाईलैंड को जोड़ेगा ये, वाइल पासिंग थ्रू म्यांमार। तो ये मणिपुर, म्यांमार एंड देन थाईलैंड, या इंडिया म्यांमार थाईलैंड, ये है। दूसरा है इसमें द प्रोजेक्ट वाज फर्स्ट प्रपोज बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसको देखिए, जो ये ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है इसको कहा जाता है द रोड टू ईस्ट, ये बोला जाता है इसको। और ये कनेक्ट करेगा अभी इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को। जो भी कल्चरल प्लेस हैं स्पेशली उनको इंटरचेंज करने के लिए, रीजनल ट्रेड इंप्रूव करने के पर्पज से, टूरिज्म को प्रमोट करने के पर्पज से ये शुरू किया गया है। ये बात सही है। इस प्रोजेक्ट को शुरू में अटल जी ने इसको शुरू प्रपोज किया था 2002 में। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। हथनीकुंड बैराज recently seen in news is located on which of the following state? Following river, ये किस रिवर के बैंक पे है? ये जो बैराज है किस रिवर से एसोसिएटेड है? ये है क्वेश्चन। सो देखिए, ये काफी चर्चा में रहा है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे तो सभी को ध्यान में होगा, ये काफी इस पे शोरगुल हुआ है हथनीकुंड बैराज पे कि इसका पानी कम कर दिया जाए, लेकिन ये बैराज है, इसका पानी कैसे कम होगा? ये यहाँ पे ये बैराज है, इसका पानी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऑटोमेटिक। अब इसकी जितना इधर जाएगा वो शुरू से ही ऐसा ही है इसका, तो इसमें ऐसा नहीं है कि कम कर दिया जाएगा। इसकी जो लोकेशन है यूपी, हरियाणा और दिल्ली, ये इनमें है। ये बॉर्डर्स हैं इस पे, ये इसकी लोकेशन है। इसका जो देखा जाए प्रॉपर, तो लेफ्ट साइड का जो है उसको यूपी गवर्नमेंट मेंटेन करती है और जो राइट साइड का है उसको हरियाणा गवर्नमेंट मेंटेन करती है। जबकि जो वाटर मैनेजमेंट का है वो कंप्लीटली हरियाणा गवर्नमेंट का है, पूरा वाटर मैनेजमेंट। और ये 3 चैनल से इसको सप्लाई होता है, इसका जो पानी है जो। और इसमें जो स्टेक होल्डर हैं रिवर के कौन है? हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, और इसमें राजस्थान भी स्टेक होल्डर है। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अभी फ्लड आ गया था दिल्ली में, तो इसलिए ये इससे कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं वो भी ध्यान में रखिएगा, वो भी पूछा जा सकता है। ये यमुना नदी में अभी बाढ़ आई थी, उससे रिलेटेड है। इन द रिसेंट वीक्स नाइजर, ये कंट्री इन सेंट्रल अफ्रीका, कॉट इन इंटरनेशनल अटेंशन ड्यू टू। अभी पूरी दुनिया में इसकी चर्चा क्यों हो रही है नाइजर की? इसकी वजह है यहाँ के जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे मोहम्मद बजौम,
मोहम्मद बजौम यहाँ के राष्ट्रपति थे। उनको वहाँ का जो एक जनरल है और उस जनरल का नाम है चियानी। वैसे हम फेमिलियर है जनरल वगैरह से, जैसे पाकिस्तान में था एक जनरल मुशर्रफ, वैसे ये जनरल है चियानी। इसने इसको हटा दिया है, पॉलिटिकल कोप हो गया है और राष्ट्रपति का तख्ता पलट कर दिया। पहले तो उसको जेल में डाल दिया था, बाद में इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा है उस पे, तो उसको राष्ट्रपति को तो छोड़ दिया उसने, लेकिन अभी आर्मी ने कंट्रोल में ले लिया है नाइजर की, जो नाइजर कंट्री को अब यहाँ सेना का राज चल रहा है। अलग अलग वजह बताई जा रही है, बी इसका करेक्ट आंसर है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज में आपको ये पूरा कंप्लीट मिल जाता है। जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है आपको ये सेंड कर दिया जाएगा आपके ईमेल पे। गुड लक।